हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका सभी का स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो चलिए जो है हम आज फिजिक्स के कुछ डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक डेरिवेशन का हम निगमन करेंगे जो यूपी बोर्ड में बहुत ही कई बार पूछा गया है और आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो पहला ही हम डेरिवेशन डेली बेसिस पे करेंगे। तो हम शुरुआत से डेरिवेशन कराने वाले हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम को दृष्टिगत देखते हुए हम शुरुआत से डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हमारा पहला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इस वाले लेसन से हम लेंगे। ये हमारा पहला लेसन है और इस लेसन में का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हम लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की वजह से, तो हम डाइपोल की वजह से हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला डेरिवेशन, ये वेक्टर फॉर्म होता है, इसको वेक्टर रूप में दिखा सकते हैं। ई बराबर जो फार्मूला हम पढ़ते हैं 1/4πε0 के 2p/r3, ये एक फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं हम एक्सियल कंडीशन में। ठीक है, यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में बोलते हैं। और दूसरा है ई बराबर 1/4πε0 के p/r², ये फार्मूला होता है। ठीक, ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। ये हमारा एक, इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति में, ये अच्छी स्थिति के लिए है, और ये हमारा निरक्षी स्थिति के लिए है। ठीक है, ये निरक्षी स्थिति क्या है। तो देखो ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, इन दोनों में से कोई एक दे देता है। ठीक है, तो हम देखो आज एक डेरिवेशन का करते हैं, बाकी डेली और जितना जल्दी हो सकेगा उतने हम डेरिवेशन ले लेंगे। बहुत जल्दी से हम ख़त्म करना है। 27 मार्च को है हमारा फिजिक्स का पेपर, तो उसके पहले हम कुछ बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करवाएंगे हम इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो देखो हम पहले वाले को करते हैं। ठीक है, पहले वाले डेरिवेशन का निगमन करते हैं जी, इस वाले डेरिवेशन का निगमन करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो क्या है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके डेरिवेशन की हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल कंडीशन ऑफ एक्सियल, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम अच्छी स्थिति। ठीक है, एक्सियल पोजीशन लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सियल पोजीशन अच्छी, या इसी को हम बोल सकते हैं 180 डिग्री, या इसी को बोल सकते हैं हम अनुदैर्ध्य स्थिति, इसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, इतने नामों से हम जान सकते हैं। ये हमारे कुछ इसके नामकरण हैं। हिंदी में कहें तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन क्या सूत्र आएगा, ई बराबर 1/4πε0 के 2p/r3। इसको समझ लेना है, और हम मानते हैं कि आपको ये आता है, लेकिन फिर भी इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक, कितने आसान तरीके से आपको सीखना है, कुछ नहीं लर्न करना है। इसमें हमको जो है, देखो सबसे पहले लेट मान लेते हैं कि क्या क्या मानना होता है। जैसे कि देखो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, किसके कारण, डाइपोल के कारण। तो हमको मान लेना कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो किसी बिंदु पर रखा है। मान लो ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय हमने माना, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, ऐसा ये चार्ज रखा है। ठीक है, -q और +q चार्ज। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, PL होती है। ठीक है, ये क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय। हमने माना कि इससे एक्सियल कंडीशन में या तो इस इधर ज्ञात करें या तो इधर साइड ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं इसके सेंटर से, इसके सारी दूरियों को सेंटर से ज्ञात करते हैं, इसको मानेंगे O है।
ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि r दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक, ये हमने मान लिया यहाँ पे एक बिंदु क्या है हमारा P। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो देखो दोनों के चार्जों की वजह से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और ये बीच की दूरी 2l होती है। ध्यान दें ये l दो भागों में बांट जाती है, l यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम बोलते हैं l। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो। ये हमारा इस पॉइंट पर हमको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ध्यान से देख लो, इसकी वैल्यू ही आएगी, ये अच्छी स्थिति है। आज का मतलब देखो 180 डिग्री की ये सेंटर है, इस सेंटर से हमको देखना है 180 डिग्री की, यही हमने जो लिख रखा है, तो ये निकालना हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें समझना क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बस दोनों को जोड़ देना है। देखो पहला इस चार्ज को पकड़ेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके कारण निकालेंगे तो क्या होगा बता दो, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो ऐसे होगी, माइनस क्यू क्या होता है टूवर्ड द चार्ज, ऐसे ये हो जाएगी E1 की डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी E2 की डायरेक्शन। प्लस क्यू कहता है कि अवे फ्रॉम चार्ज, जो प्लस क्यू की डायरेक्शन होती है, प्लस क्यू की जो डायरेक्शन होती है वो ध्यान रखें ऐसा होता है, ठीक है। प्लस क्यू की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, और माइनस क्यू की जो डायरेक्शन होती है वो देख टूवर्ड्स द चार्ज होती है, टूवर्ड द चार्ज ऐसा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, टूवर्ड द चार्ज ये डायरेक्शन होती है। तो देखो ये माइनस क्यू है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ये ध्यान से देखो, तो इसकी ये हो जाएगी E1 और E2। अब दोनों को क्या करना, वेक्टर सम, तो E बराबर अकॉर्डिंग टू फिगर लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर हमको निकालना E ऑन P, ठीक है, P पर निकालना है E नेट, तो E नेट क्या आ जाएगा E1 प्लस E2, दोनों को क्या करना है वेक्टर सम करना होता है। और वेक्टर सम करना है तो वेक्टर सम करने के लिए क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो ये बड़ी होगी E2 बड़ी होगी, क्योंकि ये पास में चार्ज है, पास वाला चार्ज ज़्यादा हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E2, और वो 180 डिग्री पर है तो क्या लिख देंगे E1, ये हो जाएगा E नेट आ जाएगी, ये E नेट आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा मेन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। इसको याद रखना है, सबसे पहला काम बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये होगी नेट। अब E1 E2 क्या है, E1 E2 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो पॉइंट चार्ज के कारण चूंकि पता होना चाहिए, चूंकि क्या होता है कलर दूसरा चेंज कर देते हैं आपको, देखो जैसे कि हम मान लेते हैं ये कलर ले लिए। अब चूंकि क्या होता है कि पॉइंट कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सबको सूत्र पता होना चाहिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर। जो चार्ज हो उस चार्ज को रखो और डिस्टेंस रखो, ये सूत्र होता है। अब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे E1 निकालना है। E1 बराबर क्या कर सकते हो, देखो E1 बराबर देखो ये E1 है और इसकी वजह से E1 जनरेट हो रही है, इसकी वजह से E1 और इसकी वजह से E2, दो चार्ज हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय में दोनों आवेश बराबर होते हैं लेकिन विपरीत चिन्ह होता है, एक पे प्लस एक पे माइनस होता है। देखो माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, लिख देंगे माइनस क्यू के कारण निकालना है, माइनस क्यू के कारण निकालेंगे E1 की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटा R स्क्वायर। देखो R की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे इसकी दूरी यहाँ से कितनी होगी, ये दूरी बताना है तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसको हम समीकरण 2 दे देंगे क्योंकि समीकरण 1 हमने इसको मान रखा है, ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान रखा है, देख लीजिए, ठीक है। अब समीकरण हमने 2 इस तरह से, पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, पॉइंट चार्ज है या माइनस की, उसकी वजह से हमने ये निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 जनरेट हो रही है। अब सिमिलरली इसी प्रकार अब आगे देखो नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं, हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो क्या आएगा, हम E2 निकालेंगे, लिखेंगे क्या प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण, ठीक है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर ही निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारी E2 बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K
क्यू बटा आर। अब देख लो पीछे पीछे देख लो क्या है, ये E2 है हमारी, E2 ध्यान से देखो, E2 किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो पूरी दूरी r है, इधर की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी r माइनस एल। ये दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो r माइनस एल हो जाएगी। यहाँ से देख लो ये दूरी निकाल लो, r माइनस एल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी E2 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है हमको, नेट निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे देंगे। अब लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे E1 E2 के मान। ई नेट कितना निकाले थे हम, ई नेट निकाले थे E2 माइनस E1, ये फर्स्ट समीकरण है, इसमें रख देंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे E2 का मान हमने निकाला r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, E1 का मान क्या निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी, ई नेट आया, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना हमको बस E1 E2 के मान रख देना था, इसमें रख दिया, इसके बाद सॉल्व हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना, देखो क्या क्या कॉमन है, देख लो इसमें कॉमन क्या क्या है, देख लो भाई। इसमें कॉमन हमारा ये देखो, ये कॉमन है, ठीक है, और ये कॉमन है, ध्यान से देख लो दोनों कॉमन है। अब इसमें दोनों कॉमन लेंगे और ये भी कॉमन है, ध्यान से देख लो, ये भी कॉमन हमारा, ये भी कॉमन है, इनको कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो कॉमन ले लेंगे हम तो क्या आएगा ई नेट, ध्यान से देखो ई नेट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कॉमन ले लिया तो आया क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा ई नेट, ठीक है, ई नेट देखो ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे तो हल होगा r स्क्वायर, ध्यान से देखो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का 2rl, फिर माइनस का लिखेंगे इसी प्रकार, क्या आएगा माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 2rl, ध्यान से देख लो 2rl, और नीचे क्या आ जाएगा r माइनस r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात है, ध्यान से देख लो, इसलिए मैंने दूसरे कलर से कर दिया। अब देखो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर घट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर घट जाएगा। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, ई नेट की जो वैल्यू बची है उसको सही से लिख लेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4rl, r जुड़ जाएगा 4rl बटा देखो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देख लीजिए भाई, ये आया है, इसको सही से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर आगे देखो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसी को लेकर के आगे हमको लाना है ई नेट। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं तो क्या आया हमारा, ध्यान से देखिए, उसी को हम ले लेंगे ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा क्यू इंटू पहले लिख देंगे 4r इंटू एल बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। अब चूंकि लिखेंगे, देखो फिगर को देख लो पहले, फिगर फिर से देखो r और l को देखो, r और l को देख लो सही से, ये देखो पहले वाले में देखो r और l को देखो सही से, r कौन सा हमारा, ये वाला हमारा r है, देखो ये r है और ये हमारा l है, इतना छोटा सा l है, इतना ये हमारा l है इधर का। तो ध्यान से देख लो ये r और ये l, r बड़ा है या l बड़ा है, आपको पता चल जा रहा है कि r बड़ा है l छोटा है। r बड़ा है l छोटा है तो हम लिख सकते हैं r बड़ा है, ठीक है। जब वर्ग कर देते हैं तो और भी बड़ा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एल स्क्वायर बहुत छोटा आता लिख देंगे, इसलिए एल स्क्वायर बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 0 रख देंगे तो क्या आएगा ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के क्यू इंटू 2L इंटू 2R ऐसा कर सकते हैं, बटे R स्क्वायर क्या स्क्वायर, ये 0 हो गया। ठीक है, L स्क्वायर का मान हमने 0 कर दिया, ये 0 हो गया। ठीक, ये ऐसा हो गया, इसको हल करेंगे। अब चूंकि पता है P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, ये क्या होती है हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको याद रखना, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। तो इसको रख देंगे यहाँ पे, ई नेट बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 के, यहाँ पे लिख देंगे P और इंटू 2R बटा R की पावर 4, इससे R से R मरेगा, ई नेट बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा 1/4πε0 के 2P/R³। ये हमारी वैल्यू आ गई। भाई देख लीजिए, ये क्या है, हमारी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, किसकी वजह से आई है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण आई है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने निकाला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने निकाला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में निकाला है। किस स्थिति में निकाला है, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में लगाया है। ठीक है, इसकी दिशा भी पूछता है, तो दिशा क्या होगी, दिशा देखने के लिए देख लो, दिशा क्या होगी, यहाँ पे देख लो, तो ओवरऑल E2 क्या है, ग्रेटर देन है E1 से, तो जो नेट डायरेक्शन होगी, ई नेट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, P से बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो ई नेट की जो डायरेक्शन होगी ओवरऑल ऐसे हो जाएगी, ये ई नेट की दिशा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देख लो, ई नेट की जो दिशा होगी क्या हो जाएगी, ई नेट की जो दिशा होगी, दिशा क्या होगी, दिशा होगी P से बाहर की ओर। ठीक है, O से P की बाहर, यहाँ पे O है हमारा, O से P की बाहर की ओर, बाहर की ओर होगा। ठीक है, P से बाहर की ओर होगा, ये सदिश राशि है ना, इसलिए दिशा बताना पड़ता है, और होगा नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दिया है। इसी प्रकार हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी वक्त बता दे रहे हैं। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में देखो, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देख लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, या निरक्षीय स्थिति पर कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं नॉन एक्सियल कंडीशन। ठीक है, नॉन एक्सियल कंडीशन बोल सकते हैं, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं निरक्षीय स्थिति, इसी को बोलते हैं निरक्षीय, या अनुप्रस्थ स्थिति को बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति, यही है हमारी अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, अनुप्रस्थ स्थिति। अब इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, देखो कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। ठीक है, कलर में हमने चेंज किया, तो अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान दें, ई बराबर होता है 1/4πε0 के P/R³। ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखो। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है, अच्छी में हमने निकाला था टोपी लगाते हैं, और निरक्षीय में टोपी नहीं लगाते हैं। ध्यान दें, निरक्षीय में टोपी को याद रखना, टोपी नहीं लगाते हैं। यहाँ पे देख लो, और किसके कारण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो हम फिर वैद्युत द्विध्रुव एक मान लेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे -Q है, यहाँ पे +Q है। ठीक है, इससे R दूरी पर, इसके सेंटर O से R दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, ये बिंदु P है, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, ध्यान से देख लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब ये दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की क्या बोलेंगे, L, ये दूरी L होगी, और इधर की भी दूरी L ही होती है, ये सेंटर होता है। ठीक है, बीच की दूरी 2L होती है, इसको बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय। ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव निकाय, ध्यान से देख लो, ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय है हमारा। अब आगे हम देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, फिर वैसे ही लगाएंगे, पहले ई नेट निकालेंगे यहाँ पर, ई नेट। अब देखो, ये निरक्षीय स्थिति वाला करना था, हमने अच्छी वाला बना दिया, तो थोड़ा सा हमने गड़बड़ी किया, इसको थोड़ा सही करेंगे। देखो, ये वाली इस कंडीशन में नहीं करना है। ठीक है,
इस कंडीशन में ना करने के लिए हम थोड़ा सा फिगर फिर से बनाएंगे। ठीक है, फिगर कैसा बनाएंगे देख लो, फिगर बनाएंगे, इसको इरेज करके फिर से फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर हमको अच्छे से बनाना है, निरक्षीय स्थिति वाला फिगर बनाना है। ठीक, तो निरक्षीय स्थिति के लिए पहले माना वैसे ही एक ये भी माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश ये है। अब यहाँ पे बीच की दूरी ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर है वो मान लिया। अब इसकी निरक्षीय स्थिति का मतलब इसके 90 अंश पर, 90 अंश यानी अक्ष पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अक्ष का मतलब यहाँ पे ज्ञात करो, यहाँ पे करो। ठीक है, 90 अंश पर भी लिख रखा निरक्षीय स्थिति इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है जिसकी दूरी है हमने माना है r। ठीक है, ये दूरी है r और इसको डायरेक्टली ऐसे मिला देंगे, ये दूरी इसको निकालना, ये l है, ये भी l है, इसको भी मिला देंगे, ये दूरी है r, ये भी है। ये क्या दूरी आ जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समझ आई बात। ये कैसे है, समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देख लो। 90 अंश पर हम निकाल रहे हैं, 90 अंश पर है ये बिंदु P, तो ये r दूरी है। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ये दूरी कैसे आई, ये निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। माइनस क्यू की वजह से देखो टूवर्ड द चार्ज ऐसे ये E1 जनरेट हो जाएगी और इसकी वजह से कैसी होगी, ऐसे हो जाएगी, इसको बोलेंगे E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, हम मान लेंगे यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे ये भी एंगल थीटा ही होता है। ध्यान से देखो थीटा कैसे होता है अभी हम बता सकते हैं। ये थीटा है, ये 90 है, ये आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा 90 है तो 90 माइनस थीटा यानी थीटा ये आ गया। अब थीटा ये है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब तो नेट कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, ई नेट, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ई नेट। ठीक है, एट बिंदु P, एट देखो लिखेंगे क्या, एट नेट पॉइंट P। ठीक है, ई नेट हमको निकालना क्या है, ई नेट। ठीक है, ई नेट ऑन पॉइंट P पर। ठीक है, पॉइंट या एट पॉइंट लिख सकते हैं, एट पॉइंट P पर ये निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, एट पॉइंट P पर निकालेंगे तो क्या आएगा, E1 प्लस E2, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। तो देखो ई नेट बराबर क्या आएगा, ई नेट बराबर, ध्यान से देख लो। अब देखो ये दो घटक होंगे इसके, एक होगा, ध्यान से देख लो, इसको घटक करने के लिए थोड़ा सा चित्र बना सकते हैं ऐसे, ये ऐसे गई है और ये ऐसे गई है। ध्यान से देख लो, ये E2 है, ये E1 है। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो नेट निकालने के लिए नेट की दिशा कैसी होगी, ये ई नेट की दिशा होगी। अब इसको दो घटक करेंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा E2 cos थीटा आएगा। ठीक है, इसके दो घटक करेंगे तो ये भी E1 cos थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके देखो, इसके इधर घटक करेंगे तो क्या आएगा, E1 sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसके दो घटक, इसके भी इधर वाला घटक करेंगे तो E2 sin थीटा आ जाएगा। ध्यान से देख लो, ये आया। अब देखो एक्चुअली में हमको तो पता है कि E1 और E2 परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान से देख लेंगे, अभी पॉइंट चार्ज वाला सूत्र लगा के देखेंगे तो E1 बराबर E2 आएगा। ठीक है, E1 बराबर क्या आएगा, E2 आएगा। अभी हम देख करके भी बता देंगे। ठीक है, पीछे ये E1 बराबर E2 होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये बराबर E1 E2 बराबर तो sin थीटा भी बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाली हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम नहीं करेंगी, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये काम करेंगी। तो ई नेट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा और प्लस E1 cos थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ध्यान दें, और E1 जुड़ जाएगा, E2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि E1 E2 बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये पहले वाले के लिए, ये कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, जैसे उसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला वैसे इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब E1 E2 के मान आपको दिखा देते हैं, कैसे E1 E2 के मान बराबर हैं। अब देख लो E1 E2 का मान, अब चूंकि पता है पॉइंट चार्ज के कारण E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 के Q/r², इसकी वजह से निकालना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q/r², r क्या है हमारा, r ये है, r² प्लस l², यही तो है हमारा। इसको रख देंगे r² प्लस l², यही तो आएगा, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। ये आ गया E1 की वैल्यू, और सेम E2 की वैल्यू भी, क्योंकि चार्ज वही, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम वही लिखेंगे। E2 का मान भी यही आने वाला है, E1 के बराबर आएगा। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब देख लो E1 का मान इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो चलो देख लेते हैं हम, ठीक है। ये थीटा एंगल था, ध्यान से देख लो, ये थीटा एंगल, ठीक है। यहाँ पर भी थीटा हमने कर दिया है। तो चलो देखो आगे हम देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। अब हमारा क्या आया, ई नेट जो आया है, ई नेट को देख लो क्या आया, 2E1 आया है, कास थीटा आया है, ध्यान से देख लो। अब E1 की वैल्यू आपने निकाला है, लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ E1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ध्यान से देख लो। पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, E1, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर आ जाएगा 2। अब देखो E1 का मान कितना आया था, 1/4πε0 के क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रख दिया। और कास थीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, कास थीटा का मान भी हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो कास थीटा का मान कैसे निकालेंगे, फिगर को देख लो। फिगर हमारा कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ फिगर था, ठीक है। ये हमारा थीटा था, ये हमारा आर था, ध्यान से देख लो। और ये हमारा एल था, और ये कास थीटा था, ठीक। ये -q था, ये +q था, ध्यान से देख लो। और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, ऐसा कुछ चित्र था। पीछे देख सकते हो जा करके, चलो दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे देख लो, ये कास थीटा निकालना है। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार इस कोण के लिए आधार क्या होगा, एल, और कण क्या होगा, ये होगा। तो लिख सकते हैं हम कास थीटा की वैल्यू, क्या लिख सकते हैं हम, कास थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, कास थीटा बराबर L बटा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, इधर देख लेते हैं हम। ई नेट बराबर आएगा 1/4πε0 के, क्या आया, नीचे लिखेंगे Q बटा 2Q लिख देंगे, वैसे 2Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कास थीटा का मान भी रखेंगे तो L बटा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/4πε0 के Q इंटू 2L, इसको 2L लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे इसको देखो घात, ये एक है, ये आधी घात है, तो जोड़ के लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। ये बात समझ में आएगी नहीं, एक घात और आधी घात को जोड़ देंगे 3/2 आएगी। अब चूंकि पता होना चाहिए P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ध्यान से देखो। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ध्यान से देख लो। P बराबर होता है Q इंटू 2L, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूँ, P बराबर Q इंटू 2L होता है। अब ये वाली वैल्यू रख देना है, और L स्क्वायर ग्रेटर देन R स्क्वायर से, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, R स्क्वायर, इसको R कर लो और इसको L कर लो, ठीक है। ये बड़ा होता है, इसलिए L स्क्वायर बराबर 0 मान लेंगे। रख दे, यहाँ पे क्या आएगा, ई नेट क्या आएगा, 1/4πε0 के, यहाँ पे लिख देंगे P बटा R स्क्वायर, ये 0 हो गया, घात 3/2, ये मर गया। तो ई नेट की वैल्यू आ गई, देख लो इधर। ई नेट का मान क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको सही से लिख देंगे, ई नेट का मान हम थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो, ई नेट का जो मान आया है वो आया 1/4πε0 के P बटा R³। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। अब देख लो फिगर में, हम देख लेते पीछे जाके। पीछे यहाँ पे देखो, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट दिशा है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की नेट दिशा, ई नेट की दिशा है। ये कैसे आ रही है, मान लो सेंटर O है और ये बिंदु P है, OP से देखो पीछे की ओर, या हम कह सकते हैं P की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ई नेट की दिशा होगी। तो ई नेट की दिशा को हम लिख सकते हैं, ई नेट की दिशा क्या होगी, ठीक है। ई नेट की दिशा जो होगी P की अपोजिट दिशा में होगी। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से P की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आएंगे, अगले चैप्टर के आएंगे। हम लगातार डेरिवेशन ही कराएंगे बोर्ड से रिलेटेड, जो भी मतलब आने वाली हैं, जो आ सकते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, उन्हीं डेरिवेशन को हम करवाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए।
वो ही हम आपको डेरिवेशन करवाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल पर जो है आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, अन्य अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।